10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों, जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। देश में हाहाकार मचा हुआ है। नोटबंदी के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग बैंकों के बाहर कतारें लगाए हुए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं पैसे निकलने का। लेकिन सरकार अपने तर्क पर कायम है कि काला धन, आतंकवाद, तस्करी और इसी तरीके से लगाम लगाया जा सकता है और ये एक कारगर कदम है, सरकार का ये मानना है। आखिर क्यों सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? आखिर क्या वजह थी कि सरकार को 500 और 1000 के नोट बंद करने पड़े? क्या यह सिर्फ काले धन के लिए हुआ या फिर कुछ और भी था? IBN 7 ने आपको, हम कोशिश करेंगे वो एक और वजह जिसने सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया, दिखाने का। तो देखते हैं यह खास रिपोर्ट, फिर करेंगे इसी पर बड़ी बहस। सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं। पीएम मोदी के 500 और 1000 के नोट बंद करने के ऐलान से देश तो चौंका ही, पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी नींद उड़ गई। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को ऐसा झटका मिला कि वो चारों खाने चित्त हो गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में जुटे पाकिस्तान ने इस बार बड़ी साजिश रची थी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय करेंसी के 500 और 1000 रुपए के जाली नोट बड़ी संख्या में तैयार किए थे। ये जाली नोट पाकिस्तान की सरकारी मिल में बने उसी कागज से तैयार किए गए जिससे पाकिस्तानी नोट तैयार होते हैं। ये नकली नोट भी उन मशीनों पर छापे गए जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने नोट छापने के लिए करता है। यहाँ तक कि नोटों में वही रंग इस्तेमाल किया गया जो पाकिस्तान अपनी करेंसी छापने में करता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह पर अवैध हथियार और ड्रग्स की तरह ही पाकिस्तान में नकली नोट बनाने का कारोबार भी धड़ल्ले से चलता है। पाकिस्तान में तैयार इन जाली नोटों को भारत में अलग अलग रास्तों और तरीकों से पहुंचाया जाता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जाली नोटों का बहुत बड़ा हिस्सा सीमा पार से आतंकियों की मदद के लिए भेजा जाता है। ये पैसा पाकिस्तान अपने दूतावास के जरिए भारत में भेजने की कोशिश करता है। इनमें नेपाल, थाईलैंड और बांग्लादेश के पाकिस्तानी दूतावास शामिल हैं। जाली नोट लग्जरी टूरिस्ट मर्सिडीज बस के जरिए टर्की से बांग्लादेश भेजे जाते हैं। कराची से समुद्री रास्ते से बांग्लादेश जाने वाले गारमेंट कंटेनर में भी नकली नोट भेजे जाते हैं। कुरियर के जरिए भी चीन से नेपाल नकली नोट भेजे जाते हैं। मनी एक्सचेंज के जरिए कंबोडिया से नकली नोट की खेप भेजी जाती है। इसके अलावा सीमा के आर पार कारोबार के जरिए भी नकली नोट की खेपें भेजी जाती हैं। 2010 में 1600 करोड़ रुपए के जाली नोट भारत में भेजे गए, तो वही 2011 में जाली नोटों की संख्या बढ़कर 2000 करोड़ रुपए पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक हर साल 400 से 500 करोड़ के जाली नोट बढ़ते गए।
भारत के खिलाफ पाकिस्तान की इसी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला और 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला ले लिया ताकि देश की अर्थव्यवस्था को जाली नोटों की दीमक से बचाया जा सके। विश्वास कुमार के साथ SIT रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। सवाल इस बात का, ये जो आर्थिक आतंकवाद है कितना बड़ा है, आइए इस पे इसको बहस करें, इस पे आगे बात शुरू करें। इससे पहले हम जान लेते हैं गृह मंत्री और वित्त मंत्री का इस पर क्या बयान है और क्या कहना है। लेकिन आतंकवाद की चुनौती का हम मुकाबला करेंगे, लेकिन किसी भोजपुरी बोलने वाले से यदि आप पूछिए तो अपनी भोजपुरी भाषा में वह कहता है कि न हमें आटा चाहिए, न हमें डाटा चाहिए, हमनी के पाकिस्तान में सन्नाटा चाहिए। टेरर बिना फंडिंग के हो जाता है, ये तो संभव है नहीं। जो वेपन्स हैं वो बिना फंडिंग के आ जाते हैं। जो टेररिस्ट की व्यवस्था होती है वो बिना फंडिंग के हो सकती है, ऐसा तो संभावना नहीं है ना। 500 और 1000 के नोट निरस्त होने के साथ ही देश के आतंकवाद के प्रति लड़ाई में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नक्सलिज्म के खिलाफ की लड़ाई में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फेक करेंसी को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। काले धन को व्यवस्था में से निकालने में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चुनाव को भी स्वच्छ करने में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो बगैर कोई वक्त गवाए हम आपको अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, रक्षा विशेषज्ञ RS सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल, रक्षा विशेषज्ञ RK मल्होत्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान से हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस्लामाबाद से रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रक्षा विशेषज्ञ तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन तारिक साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अच्छे पड़ोसी होने का क्यों नहीं साथ मिलता है। कि सवाल इस बात का है कि जब हम कहते हैं कि हम तमाम तौर से हम आपसे बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं तमाम ऐसी चीजें होती जिसमें एक ये है कि आर्थिक आतंकवाद, फेक करेंसी और जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। तो किस तरह से आईएसआई कर रही है, इस पर क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते या कहते कि नहीं भाई ठीक है, हम बेहतर एक पड़ोसी होने का अब आगे से एक सबक देंगे। देखें, आपको दो बातें समझनी चाहिए। ये जो अच्छे पड़ोसी की आपने बात की है, पहले तो यही बात ठीक नहीं है। आपको तो पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक दुश्मन रियासत समझता है और आपके तमाम वजीर ये बात कह चुके हैं। आपके वजीर आज़म, बहुत अच्छे वजीर आज़म भी ये बात कह चुके हैं। तो लिहाजा ये दीज आर टू एनिमी स्टेट्स आपके मुताबिक। नहीं, आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ के कहिए। तो ये जो फेक करेंसी का जो मसला है जिसपे हमने इतना बड़ा स्टेप लिया है, इस पे बोलिए कि नहीं ठीक है, अब आप इस तरह रास्ते पे जाना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं उस तरफ जी, अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा अपने दाखिली मसाइल हैं कि उन्हें हिंदुस्तान में 1600 करोड़ या 16 अरब रुपए जाली करेंसी भेजकर भारत का बिगाड़ करने के लिए जो आप मंसूबा बता रहे हैं कि हमने तैयार किया है, उसका वक्त नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो बहुत बड़ा काम है वो CPEC को बनाना है। आज पहला काफिला जो है चीन का, वो खुंजराब से गवादर पहुंच चुका है। हम अपने मुल्क बनाने में लगे हुए हैं, हम आपकी तरक्की में लाने में लगे हुए हैं। आपको पता है हमारी फाइटर प्लेन इंडस्ट्री बड़ी दुनिया में बिक रही है। तकरीबन 60-70 जहाजों के सौदे हो रहे हैं। हमारे पास जाली नोटों का कारोबार करने का वक्त नहीं है। नहीं, हम आपको सबूत देंगे। मुझे मालूम था आप ये बात कहेंगे, मुझे मालूम था आप ये बात कहेंगे। और बाकी आपकी तरक्की नहीं, अगर आप तरक्की करें तो मुझे बेहतरी होगी, हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा ये। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हम बात करें आपके यहां से जो लोग आए हैं, पाक राजनयिक मजहर खान साहब को ढाका ने कहा, बांग्लादेश ने कहा देश छोड़ने के लिए क्योंकि फेक करेंसी का मसला था। 5 जनवरी 2000 की बात कर लें, नेपाल ने पाकिस्तानी राजनयिक असीम सबूर साहब को कहा कि देश छोड़ दें क्योंकि फेक करेंसी के मामले में वो उनका हाथ जो था वो दिखाई पड़ रहा था। तो ये तमाम, और जिस तरह से लाहौर में जिस तरह से आपके प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रही है, छाप रही है, वो तमाम सबूत हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं।
लाहौर में तो एक तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, जो पाकिस्तान का बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है करेंसी छापने वाला, वो इस्लामाबाद में है, कराची में है। तो वो एक तो बात अपनी इस्लाह कर लें आप जी। दूसरी बात ये है कि आपने एक बड़ी अहम बात है, बड़ी दिलचस्प, आपने ये कहा है रिपोर्ट में कि चीन से लेकर कंबोडिया से लेकर दुनिया भर में हर जगह से बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान हिंदुस्तान में जाली करेंसी भिजवा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि अगर पैसे ही भिजवाने हैं और भारत का बेड़ा गर्क हमने करना है खुदा न ख्वास्ता, तो क्या हमें 16 अरब रुपए जो 1.3 अरब हिंदुस्तान के लोगों के लिए, वो तो कुछ भी रकम नहीं है। फिर तो हमको खरबों में ये कारोबार करना चाहिए कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएं तो कुछ करके तो दिखाएं ना, क्योंकि 16 अरब का जो एक तरफ से आप फेल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने का एक रास्ता खोज रहे हैं। हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब मौजूद हैं, कामयाब हो रहे हैं। जी जी, आरएसएन सिंह साहब मौजूद हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी सिंह साहब। जी पूछिए। नहीं, मैं देखिए, मैं किसी से सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ। बात ये देखिए, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, उसके बाद मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में था, और कोई 8-9 साल मैंने ये जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी की जो मीटिंग्स होती है मैं वो अटेंड किया हूँ हर हफ्ते। और जितनी तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ हैं इस हिंदुस्तान की, वो सब रिप्रेजेंट होती थी। पूरे देश के कोने कोने से वो लोग जो ये फेक करेंसी के वो नोट्स लाते थे, और ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से। तो ये जो आपका जो आंकड़ा जो है 2000 करोड़ का, मैं इससे तवज्जो नहीं रखता हूँ। अगर मेरा अनुमान है, इट इज़, लोग कोई 2.5% कहता है, कोई 5% कहता है। मेरे रेकनिंग में ये 10 से 15% तक है। ये 80 से 90 हज़ार करोड़ का मामला है। ये मैं आपको, ये मेरी अपनी राय है और बहुत सोची समझी राय है ये। नहीं, हंसिए मत, हंसने से कुछ नहीं होता है। वो आपके हंसने, हमको आपसे बात ही नहीं कर रहे, आप हंस क्यों रहे हैं? आपसे जब हम आपसे बात ही नहीं करें तो आप हंस क्यों रहे? मैं तो अपने हिंदुस्तान वासियों से बात कर रहा हूँ। योर लाफ्टर इज वेरी सिनिस्टर। एनीवे, तो मैं देखिए, ये इनका जो सोर्सेज जो है और जो सप्लाई रूट्स है इनका, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये बाड़मेर जैसलमेर सेक्टर में है, वहाँ पे है। दूसरा इनका वो मैंगलोर साइड से आता है। तीसरा इनका कोलंबो से आया था, अभी थोड़ा कोलंबो से कम हो गया है। ढाका से ये मालदा की तरफ आता है। और बाय द वे, ढाका में इनकी एक सेकंड सेक्रेटरी थी, उनको वापस भेजा गया था, उसका नाम था फरीना अरशद। और वो यही काम में वो लगी हुई थी, ये फेक करेंसी के उसमें। शी वाज फाइनेंसिंग टेररिज्म। नाम चेक कर लीजिएगा, फिर हंसिएगा, ठीक है? उसके बाद इनका बैंकॉक से होता है, वो दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील गैंग उधर से करता है। देखिए, हिंदुस्तान में ये फेक करेंसी का चीन का भी तो जिक्र किया है और कंबोडिया का, लेकिन कुछ इतने बड़े एक मिनट यार, सुन लो यार। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू माई कंट्रीमैन। इट इज आवर प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व इट, डोंट वरी। शुरू से रहा है, लेकिन इन लोगों ने, जैसा आपने अपने उसमें स्टोरी में बिल्कुल सही बताया कि ये सोफिस्टिकेशन का लेवल्स बढ़ गया है। जो 18 पैरामीटर्स हैं, जो हमारे सीक्रेट पैरामीटर्स हैं, उसमें से ये 14 में ये कॉपी करने में कामयाब हो चुके थे। और मैं आपको बता दूं, मैंने एक किताब लिखी है नेपाल पे, और उसमें भी मैंने जिक्र किया है। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक जहाज है जिसका सीटिंग कैपेसिटी 150 से 200 है। उसमें कोई 15-16 लोग आते थे, उसमें रहते थे। बाकी वो सारा वो PIA का वो एयरक्राफ्ट का काम था, ये फेक करेंसी को काठमांडू में ले आना, और वहाँ से ये बीरगंज के रास्ते और ये सब रास्ते से हिंदुस्तान में आता है। तो ये 2 मकसद से किया जाता था। दे वांटेड टू करोड़ द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, उसको करोड़ करना चाहते थे। और बाकी दहशतगर्दी का जो उसमें रोल है फेक करेंसी का, वो सबको मालूम है।
तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी रही मैं आई डोंट वांट, आप क्या सोच रहे हैं कि ये इनको नहीं मालूम है, ये जो मर्जी ये हंस लें, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको? लेफ्टिनेंट जी लेफ्टिनेंट मैं इनसे बहस नहीं करना चाहता। जी ऑफ कोर्स सिंह साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बने रहिए। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत साहब मौजूद है। शफकत साहब, सवाल इस बात का है, जिस तरफ इशारा कर रहे थे सिंह साहब, वो कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि कॉपी कर रहे, 18 जो पैरामीटर्स हैं उसमें 14 जो पैरामीटर्स हैं वो कॉपी किए गए। तमाम सबूत हैं इस तरह के, चाहे वो ढाका की बात हो, चाहे नेपाल के रूट की बात, कोलंबो, ये वो जगह थी जहां पे फेक करेंसीज के तमाम सबूत मौजूद थे। सवाल ये था कि अगर हम संबंधों की बात कर रहे थे, वो हम अगर बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहें तो आप तो खोखला करना चाहते हैं, मुल्क को खोखला करना चाहते हैं, फेक करेंसी डालना चाहते हैं, तो कैसे बात बने? यही है साहब। देखिए जी, ये जो वक्त बताएगा कि इस करेंसी जो आप लोगों ने शफकत सईद साहब, एक मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इससे पहले कि आप जवाब दें। ये तारिक पीरजादा जी क्यों हंस रहे थे? आरएन सिंह साहब जब बात कर रहे थे, इसमें हंसने की वजह सिर्फ एक थी कि ये हंस रहे थे, ये आईएसआई के एजेंट है, इन्हें अभी पता चला कि 30 लोग इनके अपने लोग जो मारे गए बलूचिस्तान में, इसलिए वो हंस रहे हैं। अभी 30 लोगों को मारा इन्होंने बलूचिस्तान में, इसलिए इनकी हंसी आ रही है और कोई वजह नहीं हो सकती। हाँ, आप बताएं क्या? आप लोगों का मसला ये है। अब एक फिक्रा मुझे कहने दें बड़े आराम से, एक फिक्रा 10 सेकंड में। देखें, कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने के लिए आप करेंसी का मसला खड़ा करें, दहशतगर्दी का मसला खड़ा करें, भारत के मुसलमानों को नौकरियां न देकर उन पर जुल्म सितम करते रहें, भारत के चेहरे किरदार को दुनिया के सामने अच्छा बना के पेश करते रहे गलत तौर पर। तारिक साहब, ये आप जो मर्जी करते हैं। तारिक साहब, हमें अपने मसलों को सॉल्व, अपने मसलों पे जाने के लिए किसी दूसरे मुल्क में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने मुल्क की अपनी चीजों को सॉल्व करने की मुसलमानों की फिक्र करनी है। हिंदुस्तानी मुसलमान सक्षम है अपनी हिफाजत करने के लिए, और हिंदुस्तान से बेहतर कोई दुनिया का मुल्क नहीं है। अरे आप तो अपने बच्चों को मारते हैं, नहीं, आप तो अपने बच्चों को मारते हैं, माँ को सशक्ति में देखते हुए भी आप हंसते हैं। वैसे लोग हैं आप इंसान का हैवानियत अपने ज्यादा है। तारिक पीरजादा साहब आईएसआई के एजेंट बनके इस तरह के हैवानियत के वाले काम कर रहे हैं और अब हंस रहे हैं। 30 लोगों की मौत गई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उसका गम का इजहार किया। और हमें बिल्कुल आप मांगे, आप हमसे आप बिल्कुल अलहदा मानिए, इसलिए कि हम आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं। जफर साहब और आपका ईमान जो आतंकवादी से आतंकवादियों से, और मैं उनसे दूर, हिंदुस्तानी मुसलमान उनसे दूर है। आपके लोगों के पास लाखों रुपए बेकार हो गए। जफर साहब, मैंने शफकत साहब से सवाल पूछा था। ये चेहरा नापाक चेहरा पाकिस्तान का बार बेनकाब हो रहा है, इसलिए आप अपने चेहरे को छुपा कर जफर साहब बराए मेहरबानी जफर साहब बनाने की ख्वाहिश हो तो हम आपकी करेंसी आपसे बेहतर बना सकते हैं जी। आप हमसे ठेका कर लें, हम आपको बेहतर बना के दे देंगे। और बहुत से मुल्क हमसे करेंसी बनवाते हैं। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी नहीं प्रिंट करता जी। शफकत साहब बराए मेहरबानी एक सवाल, एक बात मैं कहना चाहूंगा। शफकत साहब, एक बात मैंने कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि हमसे करेंसी बनवा लें, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, आप एक बड़े नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, आप ऐसी बातें मत कहें कि आपसे हम करेंसी बनवा लें। हम इस बात में सक्षम है, हमें मालूम है करेंसी कहां से बनवानी है और कैसे बनानी है। हम वो मुल्क हैं जो तकनीक, आपके सीक्रेट सारे पूरे कर लिए थे। अरे शफकत साहब, हम वो मुल्क हैं जो तकनीक दुनिया को देते हैं। शफकत साहब, नहीं शफकत साहब, मुझे बोलने दीजिए। नहीं शफकत साहब, बैठा हुआ है, उससे पूछ रहे हैं। शफकत साहब,
आप सिर्फ इंसानियत के मुजाहरा कीजिए, इंसानियत के मुजाहरा छोड़ दीजिए, की जरूरत नहीं तो पड़ती। हिंदुस्तान जफर का साहब, दुनिया का हर इंसान है बेहतर महसूस करेगा। जफर साहब, आपके जफर यहाँ साहब, जो टेरर जफर साहब, फैक्ट्री है- जफर साहब, नहीं एक मिनट, आप लोगों ने सिर्फ अपने सियासी मुद्दे प्लीज आप मुकाबले रुकिए को एक मिनट। नाकाम करने के नहीं, लिए मैं currency change एक की है। बात आपको मैं कहना चाहता हूँ शफकत साहब कि आपकी बातों में इंसानियत आपको कहना चाहता हूँ और हैवानियत ज्यादा दिखती है। कम से कम इससे हटकर बात कीजिए। अगर थोड़े भी इंसानियत आपसे बची है, अपने लोगों को मार के ISI के लोग जफर साहब आप चुप हो जाइए। जफर साहब आपसे मैं वो मेहमान है मैं उनसे बहुत बात करता हूँ। शफकत साहब, आपने रचाया हुआ है, वो पाकिस्तान की वजह से रचाया हुआ है। शफकत साहब, कोई चीज नहीं है दिखाने के लिए। शफकत साहब, जरा एक दो बातें कर लूं। शफकत साहब, बिल्कुल शफकत साहब, आप लोगों को अच्छी लगेगी। शफकत साहब आप मेहमान हैं। शफकत साहब और मसला ये बड़े है, एहतराम से एक मिनट, बड़े एहतराम से मैं शफकत साहब और तारिक साहब को ये कह रहा हूं, देखिए आप जो इंसानियत के जो चेहरा भूल गए हैं, कम से कम इंसानियत का चेहरा दिखाइए। तीन बड़े दुनिया के लीडर, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, वजीर आजम जो उर्दू में जिसको कहते हैं, और जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप, और रशिया के जो है पुतिन जी, ये तीनों जो दुनिया में टेररिज्म का खात्मा करेंगे। और आप पाकिस्तान को इस चीज से संभल के रहना चाहिए। जब तक आप टेररिज्म को पॉलिसी रखेंगे, आपको बार बार आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बेनकाब चेहरा, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और कितने लोगों की जान लोगे? तारिक पीरजादा जी, कितने लोगों की जान लोगे? खून में आपके हाथ रंगे हुए हैं, उसके बावजूद आप ये चेहरा आप लेके बैठे हैं। अरे हंसते हो, लोगों की मौत पे हंसते हो। जफर साहब जरा 10 सेकंड मुझे देना। बिल्कुल देगा, बिल्कुल मैं तारिक साहब आपकी जो बात एक गलत थी वो ये थी, वो जिसपे की बात जफर साहब को लगा, उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। आप अपनी बात कहिए, देखो कश्मीर के मुतालिक बात करना, आप बाहर मत जाइए, आप बाहर मत जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। सब चीजें हिंदुस्तान के मुसलमान का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। यहाँ जानता है क्या करना है। जी मैं जानता हूँ, हमारे साथ जो मेहमान और बैठे हैं, मैं उनकी तरफ मल्होत्रा साहब जी ऑफ कोर्स एग्जाम में आपके पास आ रहा हूँ। मल्होत्रा साहब, सवाल ये है कि जिस तरफ की जफर साहब ने इशारा किया था, तमाम तरह से आर्थिक आतंकवाद की बात हो रही है, जिस तरह से दुनिया में तब्दीलियां दिखाई पड़ रही है, इशारा उन्होंने भी कर दिया, जफर साहब ने भी। लगता है कि एक अच्छी गोलबंदी होगी जिसमें पाकिस्तान को भी बेहतरी का रास्ता चाहिए। जिस तरह के धमाके हुए, आज ही धमाका हुआ है, तो तमाम बेहतरी के रास्ते तभी जाएंगे जब आप कम से कम मुल्क के जो घरेलू चीजें हैं, जहां पे आप आतंकवाद दे रहे हैं, पोष रहे हैं, वो उसको खत्म किया जाए। मल्होत्रा साहब, देखिए तारिक पीरजादा साहब ने शुरुआत इससे कही, ये कहा कि भारत उनका एक एडवर्सरियल, बात बड़ी बात करें ना, भारत को एक दुश्मन देश समझते हैं। आपने शुरू इससे किया। भारतवासी पाकिस्तान वासियों को दुश्मन नहीं समझते, लेकिन उनके जो आका हैं, जो अपने वजीर आज़म और अपने वज़रा को सुने, और उनसे तकलीफ है, हमें बहुत तकलीफ है। और आप अगर हमें दुश्मन समझते हैं तो हमें इससे कोई एतराज नहीं है। दुश्मनों के साथ हमने क्या करना है वो हमें मालूम, लेकिन बात इस वक्त फेक करेंसी की, तो यार शिकायत किस तो बात फेक करेंसी की। देखिए कुछ एक फैक्ट हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट दिखाई कहां से आप क्या करते हैं, वो एक जगह, लेकिन फैक्ट क्या है? प्रिंटिंग पेपर, करेंसी प्रिंटिंग पेपर और इंक पाकिस्तान जिस मिकदार में मंगाता है वो इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान की जरूरत 6, 7, 8 गुने ज्यादा उससे पूरी हो जाती है। तो क्या करता है उसका ऑब्वियसली वो करेंसी बनाता है। आपको ये मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान दर्जनों सालों से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का की करेंसी सुनने की पेशेंस भी रखें, बोलना बहुत हो गया आपका, आप सुन भी लें। बोलने से अगर झूठ सच हो जाता तो आप बोलिए, लेकिन बोलने से झूठ सच नहीं बोल रहे हैं। आप सच बताता हूं आपको, सच क्या है कि आपने एक ठान लिया और एक सेल बनाया ISI में, जिसमें यह कहा कि भारत को जितना भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाए।
तो आपने क्या किया बताइए, जो आपकी फेक करेंसी थी, अभी ये सिर्फ सरकारी करेंसी का मामला नहीं देखा है क्या? ड्रग्स, टेररिज्म, देखो यार, weapons अब आप मुझे बात और करने फेक दीजिए जरा करेंसी। 1-2 मिनट। ये चारों चीजें आपने चलिए, हमने इकट्ठी आपकी करके बात सुन भारत ली। में भेजी। जब भी हमने अब ड्रग्स देखिए, पकड़े मेरा काम- उसके साथ फेक करेंसी पकड़ी, जब भी हमने हथियार पकड़े उसके साथ फेक करेंसी पकड़ी। तो आप करते क्या हैं? और आप सिर्फ हर मैं उसका तरीके जवाब से देता हूं। ये इस किस्म का जुल्म भारत के साथ करते हैं। और एक छोटी सी बात बताता मुझे हूं, जरा वक्त एक दे दें, छोटा सा जरा फैक्ट 10-20 बताता सेकंड का। हूं। पिछले 2 दिनों में कश्मीर में एक पत्थर भी किसी ने नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उनको पैसे नहीं भेज सका, जिसकी वजह से वो उकसाए उन लोगों को। ये सच है, हमने कुछ नहीं किया कश्मीर में जो जुदा हो आप कह रहे हैं हम लेकिन दहशतगर्दी आज तो की करवाते तारीख हैं, में लेकिन एक पैसे नहीं चूं भेज तक सकते। नहीं हुई कश्मीर वाह, में, वाह, वाह, वाह। क्योंकि आप उनको उकसा नहीं सके। तो ये है फेक करेंसी का इम्पैक्ट। अच्छा, ये सब 120 दिनों और से आज नहीं, कश्मीरियों की लाशें गिराने 1984 वाला में भी हिंदू जब हमने नरेंद्र सिख मोदी, मिलिटेंसी देखी, तो सिख आपको शर्म मिलिटेंसी नहीं आ जहां रही है जहां बात देखी, कहते हुए? वहां हमें फेक करेंसी, 15,000 कश्मीरियों ड्रग्स, को तारिक साहब, सब इकट्ठे मिले और वो सब ने कबूल किया कश्मीरियों कि की लाशों पाकिस्तान से लाए हैं। को उड़ाने वाले जब हम आप आलोक जी के थ्रू नहीं भेज सके, दुनिया तो अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है। मैं आलोक जी, मैं आपके पास आता हूँ। आलोक जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, मैं तारिक की बात सुन लेता हूँ। तारिक साहब क्या कह रहे हैं? अगर एक कोई साइंस होता तो मैं कहता हूं आप लोगों के पास उसकी पीएचडी है। जी, तारिक साहब बोलिए, अब आपको सुनना चाहते हैं हम। जी, क्या फरमा रहे थे? अच्छा यार, जरा मेरी सुन लीजिए। मैं ये बता दूं कि आज का प्रोग्राम आप क्यों कर रहे हैं। मैं 2-3 और मुझे 10-20 सेकंड दीजिए, बड़े आराम से बात करूंगा। 10 सेकंड। हुआ ये है कि जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस, जो अभी उसे क्या कहते हैं, गवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें चीन, रूस और दूसरे सुदूर नेपाल, उसे क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आए हुए थे। वहां आपने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का जो प्रोपेगेंडा और करारदाद पास कराने की कोशिश की, वो चीन की मुनासिब और जायज मुदाखलत की वजह से नाकाम हो गई। आपको आलमी सतह पर बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा। दूसरी बात, पाकिस्तान का वजीर आजम भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मुकदमा लेकर गया और तमाम दुनिया में इस वक्त भारत के मुतालिक ये बात साबित हो चुकी है कि वो कश्मीर पर हो रहे हैं, कहीं भारत बोल रहे हैं, कहीं पाकिस्तान का नाम बोल रहे हैं। हमारा वजीर आजम भारत के बारे में नहीं बोलेगा। हमने बुरी तरह शिकस्त दे दी है। बस इतनी बात कहना चाह रहा हूं। और उससे बचने के लिए, उस हजीमत से बचने के लिए आप मौजू बदलते हुए कुछ जाली नोटों जी, का आलोक जी बैठे। मौजू नहीं बदला है, ना मुद्दा बदला है। सवाल सिर्फ इतना है कि हमने तैयारी की है, और तैयारी अभी इस स्तर पर, तैयारी स्तर पर कि जवाब आपको हर फ्रंट पे दिया जाए, हर फ्रंट पे दिया जाए। हमारे साथ आलोक जी मौजूद हैं। आलोक जी, इन्होंने कहा कि आपने मुद्दे बदलने के लिए ये मुद्दा लिया है, जबकि हम अपनी परेशानियों से जूझकर अपने लिए रास्ता सुगम करना चाहते हैं। आलोक जी, ये कि मुद्दे बदलने के लिए ऐसे अनर्गल आरोप भारत पर लगाते रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात देखें तो आज पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, कराची में क्या हो रहा है ये भी सबको दिख रहा है। पर महत्वपूर्ण चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये 500 और 1000 रुपए के जो नोट हमने हटाए हैं, उसके कारण बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ यही नहीं कि जाली नोट खत्म हो गए हैं, जो पाकिस्तान की ISI जो हुर्रियत के नेताओं को जो पैसे देती थी पाकिस्तान उच्चायोग के माध्यम से, वो रुक गए हैं। पाकिस्तान ये ISI के जो स्लीपर सेल्स भारत में थे, उनको पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के माध्यम से जो पैसे आते थे वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो इनके पास इन्होंने किया है थर्ड कंट्री ऑपरेशंस के द्वारा, काफी बड़ी मात्रा में भारतीय करेंसी अन्य जगहों से इकट्ठी की हुई थी, जो ड्रग स्मगलिंग के द्वारा, अन्य चीजों के द्वारा, वो पैसा भी अब इनके गुर्गों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। जो इनके स्लीपर सेल्स जो ऑपरेट करते थे, जिनको रेगुलर पेमेंट होती थी, वो रुक गई है। इनके जो एजेंट्स सारे जो भारत में ऑपरेट कर रहे थे, आपको तो ये भी नहीं पता फैलाने के लिए कार्य कर रहे थे, 1500 कश्मीर में जो पत्थर फेंकने के लिए जो लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, 96 अरब भेजे हैं। जैसे कि वो जो ISI के एक नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उसके रॉ के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो अभी जो कह रहे थे, आपको तो ये भी नहीं पता कि 15 अरब हैं कि 85 अरब हैं। ये जरा अपना तय कर लीजिए और फिर प्रोग्राम कीजिए। दादा साहब, अगर नहीं देखिए, 15 अरब है, 85 अरब है, वो तो छोड़िए। हद हो गई।
आप जी झूठे सिंह साहब, जाली नोट सिंह भेज साहब, रहे हैं। सिंह देखिए पीरजादा साहब, मैं मेहमान आप मेरे भी हैं और सिंह साहब भी हमारे मेहमान हैं, तो लिहाजा हम लोग बेहतर तरह से पेश आए तो बेहतर होगा। सिंह साहब नहीं, मैंने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया। नहीं, आपने कहा ना जिस तरह से बोला। जी सिंह साहब, नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ प्रोग्राम में पहले तैयारी करनी चाहिए कि क्या मिकदार इस्तेमाल करनी है। नहीं पीरजादा साहब, हम मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। पीरजादा साहब, मकसद प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमने अपने मुल्क में तैयारी की है। मैंने आपके लिए कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैंने अपने मुल्क में तैयारी की है और हम इस तरह से लड़ना चाहते हैं और हमको कहां से तकलीफ है ये रास्ता हम आपको बता रहे हैं। सिंह साहब, नहीं पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। अरे बोलने दो यार, अरे अलाउ मी टू स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक। देखो नहीं, मैं बोल रहा, ये प्रोग्राम का मकसद मेरे लिए ये है कि हिंदुस्तानियों को हम बताएं कि ये समस्या क्या है। आपसे तो मेरा डिस्कशन है नहीं, और समस्या ये है कि आप किस एंटिटी से डील कर रहे हैं, ये हिंदुस्तानियों को जानना बहुत जरूरी है। नहीं, इसमें बहस करने के लिए बुलाया है। अगर आप ड्रग मनी के टेलीविजन पे बात करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में दूसरे लोगों को नहीं होना चाहिए। ड्रग मनी किसी और चैनल पर जाकर बात कीजिए। आज IBN 7 ने नहीं, आपने बाकी लोगों से बहस कर ली, के दरमियान आपने बाकी लोगों से बहस किया है और आप भूल गए कि आप नहीं, देखिए तारिक पीरजादा साहब आप थोड़ा सा बड़ा मेहरबानी सुनिए। तो कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए। जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी शुक्रिया साहब। मैं कह रहा हूँ कि जिहाद के वास्ते ड्रग मनी, जिहाद के वास्ते फेक करेंसी, अगर हिंदुस्तान में कोई ये गलत फहमी पालता है या दुनिया में कोई ये कि दहशत गर्दी का रास्ता पाकिस्तान छोड़ेगा, वो नहीं होगा ऐसा। क्योंकि देखो, इन्होंने ये पहले इन्होंने कहा कि हम एक जमहूरियत बनाएंगे, फिर 1949 में इन्होंने इस्लामिक स्टेट इसको बनाने का वो किया। अब इनके बाप लोग हैं जो बोलते हैं तालिबान जैसे, अलकायदा जैसे कि हम तुम्हारे बाप हैं इस्लाम के मामले में। तो वो कहते हैं कि जब वो बच्चों को उन्होंने इन निर्दयी लोगों ने जब मारा, तो आपको मालूम पता है शाम के अंदर जो ये तो हमारे हदीस में ये लिखा हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ही बनु करजिया जो जूइश ट्राइब थी उसको इसी तरीके से मारा था। तो हिंदुस्तान में अगर ये कोई गलतफहमी है या दुनिया में ये कोई गलतफहमी है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ेगा, फेक करेंसी का रास्ता छोड़ेगा, ड्रग मनी का रास्ता छोड़ेगा, वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी होगी। और मैं कम से कम इस गलतफहमी का शिकार नहीं। अगर आप कहें कि और देखो, मुझे मालूम है पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, तो वो बात बर्बाद हो जाएगा। लेकिन और सुनो पीरजादा साहब, आप बहुत बात करते हो। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला नहीं उठाएंगे, वो तो हम जरूर उठाएंगे, बाकी बातें झूठ है। नहीं, मसला छोड़ो यार, तुमने बांग्लादेश के साथ क्या किया और कश्मीर के साथ क्या करोगे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आप बात करते हैं तो अरे पीरजादा साहब ये बता दो ना, आज इस बात की भर्त्सना करते हैं जफर साहब, शौकत साहब, क्या आज आप इस बात की भर्त्सना करते हैं कि चीन ने जिंगजियांग में रमजान पे गवर्नमेंट ऑफिशियल जन्नों में तो वो जाए, किसी और को पाकिस्तान दोनों शरीक है और उसके साथ साथ कश्मीर में आजादी की तहरीक चल रही है। हम तो बहुत खुश हैं कि जिस तरह हालात का रुख है वो बिल्कुल सही तरफ है। शफकत साहब हमारे साथ मौजूद है। पीरजादा साहब, अगर आप बराए मेहरबानी चुकेंगे तो शफकत साहब से मैं सवाल पूछ लेता हूं। शफकत साहब, सवाल इस बात का जिस तरफ सिंह साहब इशारा कर रहे थे कि हम अपनी तरक्की का रास्ता तो चुन सकते हैं ना, हमें अपनी जो परेशानियां उसके बारे में तो हम बता सकते हैं ना। हमें अपने मुल्क को ये बताने की जरूरत है कि हमें क्या परेशानी थी, कहां से फेक करेंसी आ रही थी, किस तरह से आ रही थी।
तो जो हमने बताई है, क्या बराए मेहरबानी आप अपने मुल्क में ये बात कहने के लिए तैयार हैं या नहीं है? ये बात जानने का यहाँ पे इस डिबेट का मकसद। नहीं मानने के लिए तैयार। उसकी वजह यह है कि ये किस तरह हो गया कि आपको ठोकर लगी और आपको पता लगे कि पाकिस्तान ने इतनी करेंसी इंडिया में भेजी हुई है। ये आप लोगों की हुकूमत की चाल है। ये मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है, ये केवल जिहादी मैन्युफैक्चर करते हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि जो कहानी बनाई गई है मैन्युफैक्चरिंग इस कहानी में सबसे आगे है। पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी भारत में कर रहा है तो पाकिस्तान को फेक करेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। बोल रहे हैं जरूरत नहीं पड़ती। ये भारत बांग्लादेश क्यों नहीं बोलेगा? बांग्लादेश में आपका माउथपीस बैठा हुआ है, एक ही दिन हसीना वाजिद पेड एजेंट है आपकी। आपका अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो आपके हमनुमा है। नेपाल में और इन ममालिक में जो आप बोलेंगे आप सच को नहीं बंद नहीं कर सकते। ये वक्त आपको बता देगा। आपके मुल्क में अपने बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। साथ दुनिया का हर मुल्क ये जानता है कि आपको अंतरीब ये बताइए, मुझे जवाब दीजिए शफकत साहब। आप ये बार जो कहते हैं आपके डिप्लोमेट किया है। नहीं शफकत साहब, इसका जवाब आपको जफर इस्लाम साहब दे देंगे। जफर इस्लाम साहब बैठे हैं, वो जवाब देंगे आपको कि वक्त क्या बताएगा। ये मैं जानना चाहता हूँ। वो सियासतदान है, वो अभी उसके ऊपर चूना चमाटी करके बदली कर देंगे। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को कतन फेक करेंसी भेजने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में। और इस फेक करेंसी शफकत साहब आप बोल दिया, आप शफकत साहब नेपाल क्यों भेज रहे हैं? शफकत साहब आप दिन में ख्वाब देखते हैं या रात में? नहीं ये बताइए, आप दिन में ख्वाब देखते हैं या रात में? देखिए, आप और तारिक पीरजादा दोनों जिस तरह की बातें करते हैं, जैसे लगता है कि आपकी आंखें खुली और ख्वाब देख रहे हो। देखो, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान का कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है। आप ये समझ लो, ये समझ लो, यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने की तुमने बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम्हें बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या इस बात से झुटलाओगे कि तुमने गलत करेंसी या फेक करेंसी भेजी है? क्या इस बात से झुटलाओगे कि तुम्हारे लोग यहाँ पर, तुम्हारे कुछ लोग यहाँ कश्मीर में बैठे हैं दहशतगर्दी फैलाने के लिए? क्या इस बात से झुटलाओगे तुम कि तुम्हारे आका वहां बैठे हो, तुम्हारे लोग यहाँ बैठे कश्मीर में और बार-बार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के किसी भी सरजमीन पे गलत निगाह से देखना, नापाक निगाह से देखोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। कश्मीर हमारा पार्ट है, हमारे कुछ पार्ट को तुमने लेके रखा है, भी लेके आएंगे। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, कश्मीर शौकत साहब, तारिक पीरजादा जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। नहीं, तारिक पीरजादा आलोक जी, आलोक जी जवाब दे, आलोक जी, शौकत साहब जवाब दे। आलोक जी, शौकत साहब के लिए बात कर रहे हैं आप, बार-बार एक सवाल शौकत साहब के लिए यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान। तारिक साहब मेहमान हैं आप मेरे। तारिक साहब आप मेहमान हैं मेरे। तारिक साहब नहीं, तारिक साहब आप मेहमान हैं। नहीं, तारिक साहब आप मेहमान हैं हमारे। आवाम की तवज्जो बटाने के लिए, आवाम की तवज्जो बटाने के लिए विचारधारा के साथ जुड़े कारोबार शुरू कर लिया आपने। सुनिए तारिक साहब जी, सिंह साहब सवाल पूछ रहे हैं। शौकत साहब कुछ पढ़ रहे हैं, खिलाफ हूँ। शौकत साहब में शौकत साहब पे अपने लोगों के शौकत साहब क्या शौकत साहब क्या आप वहाबी विचारधारा से जुड़े हुए हैं? मुझे जवाब देने दीजिए प्रतीक जी, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं कोई वहाबी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। मैं हर किस्म के शौकत साहब ये बताइए, क्या आप वहाबी विचारधारा मैं मुद्दे पे लौटना चाहता हूँ। मैं मुद्दे पे लौटना चाहता हूँ। नहीं, मुसलमान होने का क्या फर्ज है? नहीं, मैं मुद्दे पे लौटना चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट प्रतीक जी, मुझे बोलने दीजिए। जफर साहब पूछ लीजिए, जफर साहब पूछ लीजिए, जफर साहब पूछ लीजिए। क्या है जो आईएसआई के एजेंट पीरजादे बैठे हैं, उनका क्या, वो क्या मुस्लिम नहीं है? नहीं, ये बताइए, नहीं ये बताइए, वो बगल में बैठे क्या, आपके बगल में जो एजेंट बैठे हैं उनका क्या काम है?
आप ये दोनों ये बताइए कि क्या ये असल इस्लाम ये बताता है कि स्टेट पॉलिसी टेररिज्म रखो। आपके मुल्क में देखिए क्या हो रहा है। कभी अपने मुल्क पर नजर रखिए, दूसरे के मुल्क पर नापाक नजर क्यों रखते हो? अपने मुल्क पे नजर रखो, अपने मुल्क में जो तकलीफ उसको तो सुधारो, लेकिन तुमने ऐसा न करके दूसरे के मुल्क पे नापाक नजर रखते हो और हिंदुस्तान का रखोगे तो बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए कि हिंदुस्तान वो पॉलिसी फॉलो करता है। सॉफ्ट पॉलिसी का जमाना खत्म हो गया। टेररिज्म के खिलाफ हम बार बार जवाब देंगे। देखो एक बात तो हमने पैरालाइज कर दिया, जब दूसरा जो पैरालिसिस तुमको होगा वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से होगा और पूरी जब ये तीनों बड़े लीडर साथ होंगे तो तुम्हारी बात होगी। जफर साहब जी जय मल्होत्रा जी, शफकत साहब और तारिक साहब तो आप लोग चाहिए, आप बिलखती हुई माँ के सुनने का मादा भी रखे और उस पे बोलने का बहुत हो गया बोला। अब आप सुनने का मादा भी रखे, हंस रहे थे। पूरी दुनिया जो है जफर साहब और जफर साहब प्लीज अब आप बोलते रहेंगे जफर साहब प्लीज उस पर मैं हंसूंगा ना। देखिए आप कुछ भी हो, कैसे भी एनालिस्ट हो, लेकिन अपने प्रेसिडेंट से बड़े तो नहीं हो सकते। आप तो संजीदा बात करने नहीं देते। प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ साहब, उन्होंने खुद कहा कि ये एंटिटीज हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स थे जो टेररिज्म फैला रहे हैं और जो भारत के अंदर इस किस्म की मुसीबत पैदा करने के लिए सब कुछ आमादा है, वो आपके स्ट्रैटेजिक एसेट है। ये आपके राष्ट्रपति ने कहा। तो जो आप मर्जी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक एसेट्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं? उनको आप सहूलियत कैसे देते हैं? उनको आप सहूलियत देते हैं, सब कुछ देते हैं उनको ताकि वो सब कुछ कर सके। टेररिज्म आतंक फैला सके। आतंक फैलाने के लिए पैसे की जरूरत है, आतंक फैलाने के लिए नेटवर्क की जरूरत है, आतंक फैलाने के लिए हथियारों की जरूरत है। कहाँ से आएंगे? आप ही देंगे। तो जो बड़ा बवाल बना रखा है आपने नॉन स्टेट एक्टर पाकिस्तान मैं सिंह साहब आर्यन सिंह साहब के आर्यन सिंह साहब आलोक जी सिंह साहब ने एक बात कही थी, बहुत शुरुआत में एक बात कही थी आलोक जी सिंह साहब ने कहा था, सिंह साहब ने एक बहुत शुरुआत में बात कही थी कि मुझे तो उम्मीद नहीं है इनसे कुछ भी, और जब उम्मीद नहीं होती तो कोई बात कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधे रुक करना चाहेंगे आलोक जी के पास, जो आलोक हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी सवाल ये कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो उसके टूल को भी खत्म करना पड़ेगा, और ये जाली नोट जो है ये एक बहुत बड़ा संकट है जिसको कि शायद इसी तरफ सोच के ये तमाम कदम उठाए गए। आलोक जी यहां मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि जाली नोट तो एक बहुत बड़ा टूल है ही, पर इसके अलावा पाकिस्तान की आईएसआई ने काफी बड़ी संख्या में भारत की जेन्युइन करेंसी भी इकट्ठी की है। इन्होंने अपनी ड्रग मनी के द्वारा और अन्य जो इनके कार्य हैं उनके द्वारा इकट्ठा किया है, और इस पैसे को जितने भी इनके गुर्गे हैं भारत में, जो भारत विरोधी तत्व हैं, चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या सिमी हो, लश्कर ए तौयबा हो या जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनको ये पैसे समय समय पर दिए जाते हैं। इनके जो स्लीपर एजेंट जगह जगह ऑपरेट करते हैं उनको भी ये दिए जाते हैं, और जिस झटके के साथ ये नोट जो है सर्कुलेशन से बाहर चले गए हैं उससे आईएसआई की बौखलाहट साफ दिख रही है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने जो नोट सर्कुलेशन में है वो तो खत्म हो ही गए, इसके अलावा इन्होंने ये जो नोट्स हैं काफी बड़ी संख्या में बनाकर स्टोर कर रखे थे, तो वो नोट भी अब इनके बेकार हो गए। अब जो नया नोट आया है 2000 का, ये अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको बनाने में इनको समय लगेंगे, क्योंकि एक तो इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो ज्यादा उन्नत हैं, पेपर दूसरा है, पेपर की थिकनेस दूसरी है, तो जो अभी तक जो प्रिंटिंग प्रेस करता था काम वो नहीं कर पाएगा। इसको करने में इनको समय लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के 5 साल 10 साल 15 साल में ये फिर इसमें सफल हो जाए। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए हमें इस नोट को, जो हायर करेंसी डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, इनको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए और हमें पेपरलेस ट्रांजैक्शंस की ओर बढ़ना चाहिए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस की ओर। और प्रधानमंत्री की जनधन योजना ने आज भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो कितना ही गरीब से गरीब क्यों ना हो, प्लास्टिक मनी का एक्सेस दे दिया है। सबके पास एक डेबिट कार्ड रखने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में इमीडिएट क्राइसिस के लिए शायद ये 2000 रुपए के नोट जो है इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। हो सकता है आज से 5-6 साल बाद इसको भी हटा दिया जाए। जी जफर साहब जी बिल्कुल, जफर साहब, आलोक जी जफर साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। जी
देखिए, मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो दो हमारे मेहमान बैठे हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो वाकई मुस्लिम है, वो अपने देश के प्रति जो है उनकी आस्था है और देश में वो अपने देश के बारे में सोचते हैं। आप इस तरह के जो बेतुकी बातें करते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में, आप बेशक इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि दूसरी बात जो आपको हम सलाह देते हैं कि जो आतंकवाद का सहारा लेके आप लोगों पूरी दुनिया में जो एक माहौल, गलत माहौल फैला के रखा है, वो माहौल खत्म कीजिए, इसलिए कि आतंकवाद आपकी स्टेट पॉलिसी है और उसका देखिए, आपने सुना होगा तारिक पीरदादा साहब कि आप जब किसी के लिए ग्रेव खोदते हैं तो सबसे पहले खुद गिरते हैं। व्हेन यू डिग अ ग्रेव, यू आर द फर्स्ट वन, यू आर द फर्स्ट विक्टिम, यू विल फॉल इन इट। तो आप पाकिस्तान जो करने वाला, आपका जो सत्यानाश होगा वो आपके जो स्टेट पॉलिसी, जो टेररिज्म, उसकी वजह से होगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों का जहां तक सवाल है, वो पाकिस्तानी मुसलमानों से अच्छा है, इसलिए कि पाकिस्तान में तो ड्रग्स, शराब, ये सब बहुत आम है। यहाँ पर तो कोई भी इस तरह की चीजें नहीं होती है। और जो भी आप बात जो कश्मीर के बारे में कह रहे हैं, कश्मीर हमारा पार्ट है। कश्मीर के बारे में जो आप नापाक नजर रखते हैं और जो पार्ट जी जफर साहब, बहुत बेहतर, लेकिन वक्त की कमी। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए, देखते रहिए।